नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका जैसा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूं। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2, टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट आएगा स्ट्रक्चर, सेकंड कंपोजिशन एंड थर्ड है इसके फंक्शन। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ए सेल्स plasma membrane defines the cell, outlines its border, and it determines the nature of its interaction with its environment. Cell exclude some substances, take in others, and excrete still others, all in controlled quantities. The plasma membrane must be very flexible to allow certain cells, such as red and white blood cells, to change shape as they pass through narrow capillaries. These are the more obvious plasma membrane function. In addition, the plasma membrane surface carries markers that allow cell to recognize one another, which is vital for tissues and organ formation during early development and which later plays a role in the immune response. सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ डिस्टिग्नेशन। इसके अंदर क्या होता है, एक सेल का प्लाज्मा झिल्ली को परिभाषित करता है, इसकी सीमाओं को रेखांकित करता है और इसके पर्यावरण के साथ इसके संपर्क की प्रकृति को निर्धारित करता है। कोशिकाएं कुछ पदार्थों को बाहर निकालती है, दूसरों में ले जाती है और अन्य को नियंत्रित करती है, सभी को नियंत्रित मात्रा में रखती है। प्लाज्मा झिल्ली को कुछ कोशिकाओं जैसे कि लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं को आकार बदलने की अनुमति देने के लिए बहुत लचीला होना चाहिए, क्योंकि वे संकीर्ण कोशिकाओं से गुजरते हैं। ये अधिक स्पष्ट प्लाज्मा झिल्ली है। इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली की सतह मार्करों को ले जाती है और जो कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचानने की अनुमति देती है, जो प्रारंभिक विकास के दौरान उत्तक और अंग निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और जो बाद में इम्यून प्रतिक्रिया के मतलब खुद और गैर भेद में भूमिका निभाता है। आगे अपन बात करते हैं। अमंग द मोस्ट sophisticated plasma membrane function is the ability for complex integral proteins receptor to transmit signals. These proteins act both as extracellular input receivers and as intracellular processing activators. सबसे परिष्कृत प्लाज्मा झिल्ली कार्यों के बीच की क्षमता होती है। संकेतों को प्रसारित करने के लिए जटिल अभिन्न प्रोटीन रिसेप्टर ये प्रोटीन कार्य करते हैं। दोनों बाह्य इनपुट रिसीवर और इंट्रासेलुलर प्रसंस्करण के रूप में कार्य करता। These membrane receptors provide extracellular attachment site for effectors like hormones and growth factor, and they activate intracellular response cascades when their effectors are bound. Occasionally, viruses hijack response. HIV, human immunodeficiency virus, is one example that allows them to gain entry into cell, and at times the genes encoding receptor become muted, causing the single transduction process to malfunction with disastrous consequences. इसके अंदर क्या था, ये झिल्ली रिसेप्टर के लिए बहुत बाह्य कुर्की प्रदान करते हैं, हार्मोन और विकास कारक जैसे प्रयास, और वे इंट्रासेलुलर को सक्रिय करते हैं। जब उनके प्रभाव कारक बंधे होते हैं तो प्रतिक्रिया भी देने में कभी कभी वायरस हाईजैक रिसेप्टर जैसे कि HIV, मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक उदाहरण है। इसका उपयोग वे कोशिकाओं में प्रेस पाने के लिए करते हैं और कई बार जीन एनकोडिंग भी करते हैं। रिसेप्टर उत्परिवर्तित हो जाते हैं जिससे सिंगल ट्रांसडक्शन प्रक्रिया होती है और ये विनाशकारी परिणामों के साथ खराबी का एक संकेत होता है। आगे अपन बात करते हैं कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, notably lipids and proteins. Composition is not set but constantly changing for fluidity and changes in the environment, even fluctuating during different stages of cell development, especially the amount of cholesterol in human primary neuron cell membrane changes, and this change in composition affect fluidity throughout development stage. Material is incorporated into the membrane or deleted from it by a variety of mechanisms. इसके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली में विभिन्न प्रकार के जैविक अणु होते हैं। विशेष रूप से लिपिड और प्रोटीन संरचना निर्धारित नहीं होती है इनकी, लेकिन लगातार तरलता के लिए बदलते रहते हैं और वातावरण में परिवर्तन करते रहते हैं। यहाँ तक कि सेल विकास के विभिन्न चरणों के दौरान उतार चढ़ाव भी आता रहता है इनके अंदर। विशेष रूप से मानव प्राथमिक न्यूरॉन सेल झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में परिवर्तन होता है और संरचना में यह परिवर्तन पूरे विकास चरणों में तरलता को प्रभावित करता रहता है। आगे अपन बात करते हैं फ्यूजन ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल्स विथ द मेम्ब्रेन
exocytosis not only excrete the content of the vesicle but also incorporate the vesicle membrane component into the cell membrane. The membrane may form blebs around extracellular material that pinch off to become vesicles. Endocytosis. इसके अंदर क्या होता है, झिल्ली के साथ इंट्रोसेलुलर पुटिकाओं का संलयन। एक्सोसाइटोसिस न केवल पुटिका की सामग्री को बाहर निकालता है बल्कि कोशिका झिल्ली की पुटिका झिल्ली घटकों में शामिल भी करता है। झिल्ली रक्त कोशिकीय सामग्री के चारों ओर हो सकती है जो पुटिका एंडोसाइटोसिस बनने के लिए बंद हो जाती है। यह झिल्ली सामग्री से बने एक ट्यूबुलर संरचना के साथ निरंतर रहती है तो ट्यूब से सामग्री को लगातार झिल्ली में खींचा जा सकता है। हालांकि जलीय चरण में झिल्ली घटकों की एकाग्रता कम है। स्थिर झिल्ली घटकों में पानी में कम घुलनशीलता है। लिपिड और जलीय चरणों के बीच अणुओं का आदान प्रदान होता रहता है। If a membrane continues with a tubular structure made of membrane material, then material from the tube can be drawn into the membrane continuously. Although the concentration of membrane component in the aqueous phase is low, stable membrane components have low solubility in water. There is an exchange of molecules between the lipid and aqueous phases. आगे अपन बात करते हैं लिपिड की। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एम्फियाटिक लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्ट्रियोल्स. द अमाउंट ऑफ ईच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल, बट इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस फॉस्फोलिपिड आर द मोस्ट एब्रुडेंट, ऑफन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ all lipids in plasma membranes. Glycolipids only account for a minute amount of about 2% and stros make up the rest. In RBC studies, 30% of the plasma membrane is lipid. However, for the majority of eukaryotic cell, the composition of plasma membranes is about half lipids and half protein by weight. कोशिका झिल्ली में एम्फेटिक लिपिड के 3 वर्ग होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरोल्स. प्रत्येक की मात्रा सेल के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन अधिकांश मामलों में फॉस्फोलिपिड सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं जो अक्सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सभी लिपिड के 50% से अधिक के लिए योगदान करते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स केवल 2% की 1 मिनट की मात्रा के लिए खाते हैं और स्टेरोल बाकी बनाते हैं. आरबीसी अध्ययन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 30% लिपिड है. हालांकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बहुमत के लिए प्लाज्मा झिल्ली की संरचना लगभग आधे लिपिड और आधे प्रोटीन वजन से होती है. आगे अपन बात करते हैं द फैटी चेन्स इन द फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स contain an even number of carbon atoms, typically between 16 and 20. The 16 and 18 carbon fatty acid are the most common. Fatty acid may be saturated or unsaturated with the configuration of the double bonds, nearly always cis. The length and the degree of the unsaturation of fatty acid chains have a profound effect on membrane fluidity, as unsaturated lipid create a kink, preventing the fatty acid from packing together as tightly, thus decreasing the melting temperature, increasing the fluidity of the membrane. The ability of some organisms to regulate the fluidity of their cell membranes by altering lipid composition is called homeostasis adaptation. इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में फैटी चेन में आमतौर पर 16 और 20 के बीच कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है. 16 और 18 कार्बन फैटी एसिड सबसे आम है. फैटी एसिड संतृप्त या असंतृप्त हो सकता है. लगभग हमेशा सिस दोहरे बॉन्ड के विन्यास के साथ फैटी एसिड श्रृंखलाओं की असंतृप्त लंबाई और डिग्री झिल्ली की तरलता पर गहरा प्रभाव डालती है. क्योंकि असंतृप्त लिपिड एक किंक बनाते हैं, फैटी एसिड को कसकर एक साथ पैकिंग से रोकते हैं. इस प्रकार झिल्ली के पिघलने के तापमान तरलता में वृद्धि में कमी आती है. कुछ जीवों की क्षमता उनकी कोशिका झिल्ली की तरलता को विनियमित करने के लिए लिपिड रचना को बदलकर होमोविस्कस अनुकूलन कहा जाता है. आगे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट. प्लाज्मा झिल्ली में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रीडोमिनेंटली ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट विथ सम ग्लाइकोलिपिड्स, सेरेब्रोसाइड्स एंड gangliosides. Carbohydrates are important in the role of cell recognition in eukaryote. They are located on the surface of the cell where they
recognize host cell and share information. Viruses that bind to cell using these receptors cause an infection. An infection, for the most part, no glycolization occurs on membranes within the cell. Rather, generally glycolization occurs on the extracellular surface of the plasma membrane. The glycocalyx is an important feature in all cells, especially epithelium with microvilli. Recent data suggest the ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन कुछ ग्लाइकोलिपिड्स सेरेब्रोबिड्स के साथ गैंग्लियोसाइड्स सेल की भूमिका में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण है। यूकेरियोट्स में मान्यता वे कोशिका की सतह पर स्थित होते हैं जहाँ वे कोशिकाओं को पहचानते हैं और जानकारी साझा करते हैं। वायरस इन रिसेप्टर्स का उपयोग करने वाली कोशिका को बांधने से संक्रमण होता है। कोशिका के भीतर झिल्ली पर कोई ग्लाइकोसिन नहीं होता है, बल्कि आमतौर पर ग्लाइकोसिलेशन की बाह्य सतह पर होता है। Recent data suggest the glycocalyx participate in the cell adhesion, lymphocyte homing, and many others. The penultimate sugar is galactose, and the terminal sugar is sialic acid. As the sugar backbone is modified in the Golgi apparatus, sialic acid carries a negative charge, providing external barrier to charged particles. The cell membrane has large content of proteins, typically around 50% of membrane volume. These proteins are important for the cell because they are responsible for various biological activities. Approximately a third of the genes in yeast code especially for them, and this number is even higher in multicellular organisms. Membrane protein consists of three main types. प्लाज्मा झिल्ली ग्लाइकोलाइसिस सभी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कोशिकाएं विशेष रूप से माइक्रोविलाई के साथ उपकला के आंकड़ों से पता चलता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका आसंजन, लिम्फोसाइट होमिंग और में भाग लेता है। चीनी सियालिक एसिड, क्योंकि गोल्जी में चीनी की रीढ़ की संशोधित किया गया उपकरण सियालिक एसिड एक नकारात्मक चार्ज करता है, बाहर प्रदान करता है, आवेशित कणों का अवरोध करता है, कोशिका झिल्ली की बड़ी सामग्री प्रदान करता है। प्रोटीन आमतौर पर लगभग 50% झिल्ली मात्रा में होते हैं। ये प्रोटीन होते हैं सेल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैविक गतिविधियां लगभग 1/3 जीन उनके लिए विशेष रूप से कोड होते हैं। ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, बहुकोशीय हो सकती है। झिल्ली प्रोटीन में मुख्य 3 टाइप्स होते हैं। आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस। इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड लिपिड एंकोर्ड प्रोटीन्स। द सेल मेम्ब्रेन surrounds the cytoplasm of living cell, physically separating the intercellular components from the extracellular environment. The cell membrane also plays a role in anchoring the cytoskeleton to provide shape to the cell and in attaching to the extracellular matrix and other cells to hold them together to form tissues. Fungi, bacteria, most archaea and plants have a cell wall which provides a mechanical support to the cell and precludes the passage of larger molecules. इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रल यानी कि अभिन्न प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन और लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं। कोशिका झिल्ली जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य को घेर लेती है, शारीरिक रूप से बाह्य कोशिका घटकों से अंतर कोशिकीय घटकों को अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करने के लिए साइटोस्केलेटन को एंकरिंग करने में भी भूमिका निभाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और अन्य कोशिकाओं को जोड़कर उन्हें उत्तक बनाने के लिए एक साथ रखती है। कवक, बैक्टीरिया, अधिकांश आर्किया और पौधों में एक कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को एक यांत्रिक सहायता प्रदान करती है और बड़े अणुओं को पारित होने से रोकती है। आगे अपन बात करते हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable and able to regulate what enters and exits the cell, thus facilitating the transport of materials needed for survival. The movement of substance across the membrane can be either passive, occurring without the input of cellular energy, or active, requiring the cell to expend energy in transporting. The membrane also maintains the cell potential. The cell membrane thus works as a selective filter that allows only certain things to come inside or go outside the cell. The cell employs a number of transport mechanisms that involve biological membrane. इसके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है और क्या सक्रिय करती है
और कोशिका को बाहर निकालती है। इस प्रकार जीवित रहने के लिए आवश्यक सामग्री परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। झिल्ली के पार पदार्थों की आवाजाही या तो निष्क्रिय हो सकती है, जो सेलुलर ऊर्जा या सक्रिय के इनपुट के बिना होती है। सेल को परिवहन में ऊर्जा खर्च करने के लिए आवश्यक है। झिल्ली कोशिका की क्षमता को भी बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली इस प्रकार एक चयनात्मक फिल्टर के रूप में काम करती है, जो केवल कुछ चीजों को सेल के अंदर आने पर या बाहर जाने की अनुमति देती है। सेल कई परिवहन तंत्रों को नियोजित करता है, जिसमें जैविक झिल्ली शामिल होते हैं। आगे बढ़ बात करते हैं फर्स्ट पैसिव ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सम सबस्टेंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स ions such as carbon dioxide CO2 and oxygen O2 can move across the plasma membrane by diffusion, which is a passive transport process. Because the membrane acts as a barrier for certain molecules and ions, they can occur in different concentration on the two sides of membrane. Diffusion occurs when small molecules and ions move free from high concentration to low concentration in order to equilibrate the membrane. It is considered a passive transport process because it does not require energy and is propelled by the concentration gradient created by each side of the membrane. Such a concentration gradient across a semi-permeable membrane sets up an osmotic flow for the water. निष्क्रिय प्रसारण और प्रसार। कुछ पदार्थ छोटे अणु आयन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन प्रसार द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के पार जा सकते हैं, जो एक निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया है, क्योंकि झिल्ली एक बाधा के रूप में कार्य करती है। कुछ अणुओं और आयनों के लिए वे झिल्ली के दोनों किनारों पर अलग अलग सांद्रता में हो सकते हैं। कठिनाई तब होती है जब छोटे अणु और आयन झिल्ली को संतुलित करने के लिए उच्च एकाग्रता से कम एकाग्रता में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। इसे एक निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और यह झिल्ली के प्रत्येक पक्ष द्वारा बनाई गई सांद्रता प्रवणता से प्रेरित होता है। इस तरह के एक अर्धचालक मेम्ब्रेन में एक सांद्रण ढाल पानी के लिए ऑस्मोटिक प्रवाह स्थापित करता है। आगे बढ़ बात करते हैं सेकंड, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन extend through the lipid bilayer of the membranes. They function on both sides of the membrane to transport molecules across it. Nutrients such as sugars or amino acid must enter the cell and certain products of metabolism must leave the cell. Such molecules can diffuse passively through protein channels such as aquaporins in facilitated diffusion or are pumped across the membrane by transmembrane transporters. Protein channel proteins, also called permeases, are usually quite specific and the only recognize and transport a limited variety of chemical substances, often limited to a single substance. Another example of a transmembrane protein is a called surface receptor, which allows cell signaling molecules to communicate between cell. इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल और ट्रांसपोर्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन झिल्ली की लिपिड बाइलेयर के माध्यम से विस्तार करते हैं। वे झिल्ली के दोनों किनारों पर अणुओं को पार करने के लिए कार्य करते हैं। पोषक तत्वों जैसे कि शर्करा या अमीनो एसिड को सेल में प्रवेश करना चाहिए और मेटाबॉलिज्म कुछ उत्पादों को सेल को छोड़ना होगा। इस तरह अणु निष्क्रिय रूप से प्रोटीन चैनलों के माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे कि सुगम प्रसार में एक्वापोरिन जैसे ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट द्वारा झिल्ली के पार पंप किए जाते हैं। प्रोटीन चैनल प्रोटीन जिसे परमिट भी कहा जाता है, आमतौर पर काफ़ी विशिष्ट होते हैं और केवल एक सीमित किस्म के रासायनिक पदार्थों को पहचानते हैं और परिवहन करते हैं, जो अक्सर एक ही पदार्थ तक सीमित होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का एक और उदाहरण एक सेल सतह रिसेप्टर है, जो सेल सिग्नलिंग अणुओं को कोशिकाओं के बीच संवाद करने की अनुमति देता है। आगे पर बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। Endocytosis is the process in which cells absorb molecules by engulfing them. The plasma membrane creates a small deformation inward called an invasion, in which the substance to be transported is captured. This invasion is caused by protein on the outside on the cell membrane acting as receptor and clustering into depression that eventually promote accumulation of more proteins and lipids on the cytosolic side of the membrane. The deformation then pinches off from the membrane on the inside of the cell, creating a vesicle containing the captured substance. Endocytosis is the pathway for internalizing solid particles, cell eating or phagocytosis. Small molecule and ions, cell drinking or pinocytosis and
macromolecules. Endocytosis required energy and is thus a form of active transport. एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अणुओं को अवशोषित कर उन्हें ग्रहण करती है। प्लाज्मा झिल्ली एक छोटे से विकृत आवक का निर्माण करती है जिसे एक संलयन कहा जाता है, जिसमें ले जाए जाने वाले पदार्थ कैप्चर किया जाता है। यह आक्रमण कोशिका झिल्ली पर बाहर से प्रोटीन के कारण होता है। रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है ये, और अवसादों में क्लस्टरिंग करता है, जो अंततः झिल्ली के साइटोसोलिक पक्ष पर अधिक प्रोटीन और लिपिड के संचय को बढ़ावा देते हैं। विरूपण मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ पिंच करता है। सेल एक पुटिका है जिसमें कैद किया हुआ पदार्थ होता है। एंडोसाइटोसिस ठोस कणों, छोटे अणुओं और आयनों, सेल ड्रिंकिंग है, पिनोसाइट कहते हैं इसको, और मैक्रोन्यूक्लियस को आंतरिक करने के लिए एक मार्ग है। एंडोसाइटोसिस को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह सक्रिय परिवहन का एक रूप होता है। आगे अपन बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। जस्ट एज मटेरियल कैन बी ब्राउट इनटू द सेल बाय invasion and formation of a vesicle, the membrane of a vesicle can be fused with the plasma membrane, exuding its content to the surrounding medium. This is the process of exocytosis. Exocytosis occur in various cells to remove undigested residues of substance brought in by endocytosis, to secrete substance such as hormones and enzymes, and to transport a substance completely across a. In the process of exocytosis, the undigested waste containing food, vacuole or the secretory vesicles, budded from Golgi apparatus, is first moved by cytoskeleton from the interior of the cell to the surface. The vesicle membrane comes in contact with the plasma membrane. एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार पदार्थ को सेल में लाया जा सकता है वह पुटिका द्वारा बनता है और पुटिका का निर्माण करता है। पुटिका की झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के साथ जोड़ा जा सकता है। इसकी सामग्री को आसपास के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। ये एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया है। एक्सोसाइटोसिस विभिन्न कोशिकाओं में होता है, जो एंडोसाइटिस द्वारा लाए गए पदार्थों के अवशिष्ट अवशेषों को हटाने के लिए हार्मोन और एंजाइम जैसे पदार्थों को स्रावित करता है और एक पदार्थ को पूरी तरह से एक सेलुलर अवरोध के पार करने के लिए तैयार करता है। एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया में गोल्जी उपकरण से उकसाया गया बेकार अवशिष्ट युक्त भोजन का रिक्त स्थान या स्रावी पुटिका पहले कोशिका के आंतरिक भाग से साइटोस्केलेटल द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और पुटिका झिल्ली पर प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आती है। आगे अपन बात करते हैं। द लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू बाइलेयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स एंड द टू मेम्ब्रेन्स आर thus fused. A passage is formed in the fused membrane and the vesicles discharges its content outside the cell. दो बिलेयर के लिपिड अणु सवे को पुनः व्यवस्थित करते हैं और दो मेम्ब्रेन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। फ्यूज्ड झिल्ली में एक मार्ग बनता है और पुटिका कोशिका के बाहर अपनी सामग्री का निर्वहन करते हैं। आगे बढ़ बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा झिल्ली का कार्य नहीं है। फर्स्ट एनर्जी ट्रांसडक्शन, सेकंड इंटरसेलुलर इंटरेक्शन, थर्ड रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और फोर्थ असिस्टिंग इन द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। असिस्टिंग इन द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इसका कार्य नहीं है, मतलब गुणसूत्र पृथक्करण में सहायता करना, तो ये झिल्ली का कार्य नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।